दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। वैसे तो हमारे राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनावी राजनीति को जंग जैसा ही मान लिया है, पर फिर भी एक फर्क है। असली जंग के मैदान में खुलकर पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना पड़ता है, पर चुनावी जंग में आप तटस्थ रहकर भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हुए अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। जैसे कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में मायावती की बीएसपी ने बीजेपी की पिछला लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव की सपा और जयंत चौधरी के आरएलडी के साथ मिलकर लड़ी मायावती ने इस बार जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगने शुरू हो गए। जाहिर है तीखी प्रतिक्रियाएं भी जवाब में आईं, पर चुनाव परिणाम बताते हैं कि बीएसपी वास्तव में बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभाने में सफल रही। सपा और आरएलडी के साथ गठबंधन में लड़कर 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें भी जीतने में सफल रही बीएसपी इस बार शून्य पर सिमट गई। 1995 के अलगाव और लगातार बढ़ती गई तल्खियों के बीच 2019 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरा मान सम्मान देते हुए बुआ मायावती से समझौता किया था। सपा बसपा गठबंधन का 15 सीटें जीतना बताता है कि उसे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से किसी हद तक समर्थन भी मिला, लेकिन परिणाम आते ही बुआ ने फिर भतीजे से रास्ता अलग कर लिया। इस बार जब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मायावती ने तर्क दिया कि गठबंधन बीएसपी के लिए फायदेमंद नहीं रहता, पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और ताजा लोकसभा चुनाव के परिणाम उसके उलट हकीकत बयां करते हैं। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का जब ऐलान किया तो अखिलेश ने टिप्पणी की थी कि इंडिया ने तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहा था। प्रधानमंत्री का तो पता नहीं, पर बीएसपी के साथ होने पर संभावित समीकरणों में मायावती का उप प्रधानमंत्री बनना तो तय था। खुद उप प्रधानमंत्री बनने की संभावना को नजरअंदाज कर मायावती ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में क्यों अप्रत्यक्ष भूमिका निभाना चुना, इसका सही खुलासा भी वही कर सकती है। कभी अकेले दम मोहम्मद पाकर भी उत्तर प्रदेश तरीके बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती की बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर सिमट गई थी, तो इस बार लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। जबकि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में मायावती को चुनौती देने वाले चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनने में सफल रहे। बेशक बीएसपी का खाता 2014 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं खुल पाया था, पर तब उसे 19.77% सम्मानजनक माने जा सकने वाले वोट अवश्य मिले थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट परसेंटेज 10 से भी नीचे चला गया। कांग्रेस से भी कम यानी 9.39% वोट के साथ बीएसपी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी साबित हुई। राजनीति संभावनाओं का खेल है, जिसमें कभी किसी को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाली मायावती की बीएसपी का शून्य पर सिमट जाना बहुत कुछ कह रहा है। पर भारत की सत्ता राजनीति के लिहाज से उससे भी बड़ा सच यह है कि खुद जीरो बनकर बीएसपी ने बीजेपी को केंद्रीय सत्ता का हीरो बना दिया। उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 लोकसभा सीटें ऐसी रहीं जहां बीएसपी उम्मीदवारों को बीजेपी और उसके मित्र दलों के विजयी उम्मीदवारों की जीत के अंतर से भी ज्यादा वोट मिले। चुनाव परिणामों के मुताबिक अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, बिजनौर, भदोई, मिर्जापुर, देवरिया, मिश्रिक, मेरठ, फूलपुर, फतेहपुर सीकरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, हरदोई और शाहजहांपुर ऐसी लोकसभा सीटें रहीं जहां हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट बीएसपी उम्मीदवारों को मिले। इनमें से 14 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि एक एक सीट उसके मित्र दल आरएलडी और अपना दल के सोनेलाल पटेल गुट ने। अब जरा हिसाब लगाइए कि अगर बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो क्या होता। जाहिर है तब बीजेपी मात्र 226 और एनडीए 278 सीटों पर अटक गया होता। उधर इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़कर 250 हो जाती। जयंत चौधरी ने क्यों अंतिम समय में पाला बदला,
यह तो वही बेहतर जानते होंगे, और राजनीतिक समझ कहती है कि अगर बीएसपी भी साथ होती तो शायद आरएलडी भी इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ता, क्योंकि वह चुनाव से पहले ही विजयी समीकरण माना जा रहा था। ध्यान रहे कि हाल के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भी 2 सीटें लोकसभा की जीती हैं। उस स्थिति में उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम लोकसभा में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल देने वाले साबित हो सकते थे। बेशक बीएसपी उम्मीदवारों की मौजूदगी से कई सीटों पर सपा को भी फायदा हुआ, पर पिछला लोकसभा चुनाव उसके साथ गठबंधन में लड़ने वाली बीएसपी को मिले वोटों को स्वाभाविक रूप से विपक्षी खेमे के वोट मानना ज्यादा तर्कसम्मत लगता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बीएसपी कम से कम 2 लोकसभा सीटों का चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाने का कारण बनी है। एक बार अकेले दम बहुमत के बल पर और 3 बार जोड़ तोड़ से, यानी कुल 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की गिनती चतुर राजनीतियों में होती है। फिर भी उन्होंने ऐसी आत्मघाती राजनीति की रणनीति क्यों चुनी? इस स्वाभाविक मगर बेहद जटिल सवाल का जवाब वही दे सकती है। लेकिन वह तो बीएसपी के पराभव के लिए मुस्लिम समुदाय को दोष दे रही हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के बावजूद मुस्लिम समुदाय बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पाया। ध्यान रहे कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें अपने समाज का भी समर्थन नहीं मिल पाया। बीएसपी द्वारा बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने को वोट विभाजन के जरिए सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की रणनीति के रूप में ज्यादा देखा गया था। वैसे चुनाव परिणामों का संकेत यह भी है कि जाटव समुदाय, जो बीएसपी का कोर वोट बैंक रहा है, उसका भी बड़ा हिस्सा धीरे धीरे उससे खिसकता जा रहा है। दरअसल लंबे समय से बीएसपी और बीजेपी के रिश्ते अबूझ पहेली जैसे रहे हैं। अपने संस्थापक कांसीराम के जीवन काल में बीएसपी ने सत्ता राजनीति की शुरुआत मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से की थी, लेकिन वह लंबा चला नहीं। बीएसपी द्वारा अचानक मुलायम सरकार से समर्थन वापसी के चलते 2 जून 1995 को लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में मायावती पर कथित रूप से सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। तब बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाया था। उसी के चलते मायावती उत्तर प्रदेश बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं कलराज मिश्र और लालजी टंडन को राखी भी बांधती रही। भारतीय परंपरा में राखी के बदले भाई बहन की रक्षा का वचन देते हैं। बेशक बीजेपी ने समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री भी बनवाया, लेकिन इस बार तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने में मायावती ने निर्णायक भूमिका निभाई लगती है। मायावती ने रक्षाबंधन से बहुत पहले ही सत्ता की मिठाई से अपने भाजपाई भाइयों का मुंह मीठा करा दिया है। इसके बदले भाजपाई भाई अपनी बसपाई बहन के लिए क्या करेंगे, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।